एक माता पिता जो कि अपने बेटे की शादी तय करते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जब उस बेटे को अपनी बहू पसंद करवाते हैं या उसकी पत्नी पसंद करवाते हैं तो वह भी पसंद कर लेता है और शादी के लिए हामी भरता है। और अब शादी की तारीख तय होनी थी, वह शादी की तारीख भी तय होती है। अब शादी वाला दिन आ चुका था। बेटा और जो उनके माता पिता और उनके मेहमान सभी लोग घर में आ चुके थे। शादी की तैयारी चारों ओर चल रही थी और तभी एक समय बीतता है 4 बजे। बेटे के पास एक फ़ोन आता है और जैसे ही वह फ़ोन उठाता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए वह जाता है और कुछ ही देर बाद परिवार वालों को उनके बेटे के प्रति ऐसी जानकारी पता चलती है मानो कि उनके घर में अब खुशी की जगह मातम सा छा गया था। आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया और शादी वाले दिन ही क्यों हुआ, यह जब आप जानकारी सुनेंगे या कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ऐसी घटना आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमारे आपसे अनुरोध है कि ये कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सहारनपुर। सहारनपुर के पास एक कस्बा है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया जिनका नाम लियाकत अली और उनका एक बेटा और पत्नी, 2 छोटी बेटी। परिवार ठीक ठाक था तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो उनका बड़ा बेटा है जिसका नाम आदिल है, क्यों ना इसकी शादी की जाए। तभी परिवार वाले अच्छी लड़की की तलाश कर ही रहे थे। तभी किसी रिश्तेदार के माध्यम से पता चलता है कि उत्तराखंड का एक ज़िला है देहरादून। देहरादून में ही एक थाना लगता है विकास नगर और गांव है कुंजा ग्राट गांव। यहीं पर रहने वाली हीना जो कि एक लड़की है जिसके घर वाले उसकी भी शादी की तैयारी कर रहे थे। और जब दोनों के आपस में पता चलता है कि उनका लड़का है, इनकी लड़की है, तो दोनों की मुंह दिखाई की तारीख तय होती है। और लियाकत अली जब अपनी बहू हीना को देखने के लिए जाते हैं, पसंद कर लेते हैं क्योंकि वह बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी। और जब दोनों को एक दूसरे के प्रति बात करने के लिए भेजा जाता है तो आदिल और हीना आपस में बात करते हैं और दोनों की सहमति से रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अब घर वालों को शादी की तारीख रखने का इंतज़ार था और एक तारीख रखी जाती है जो तारीख थी 14 मार्च 2017, निकाह की तारीख। अब जब मुंह दिखाई हो गई, अब घर वालों को इंतज़ार था 14 तारीख 2017 का। अब परिवार वाले जब 14 तारीख आती है तो लड़के वाले जो लियाकत अली के पिता थे, बाप थे, और उनका जो बेटा आदिल था और पूरा परिवार था, निकाह की पूरी तैयारी में जुटा था। सुबह से सभी मेहमान घर में आने लगे और धीरे धीरे समय बढ़ रहा था। बारात की तैयारियां तेज़ी से चल रही थी। तभी एक समय आता है शाम का 4 बजे, जो आदिल के पास एक युवक फ़ोन करता है और जैसे ही वह फ़ोन उठाता है और उठाने के बाद घर से निकलता है और वह कहीं उसके साथ चला जाता है। अब घर वाले, शाम का 6 बज गया, बारात अब चलने की तैयारी में थी और जो लियाकत अली पिता थे अपने बेटे आदिल को इधर उधर कमरे में देखते हैं, जो उनका बेटा वहाँ नहीं रहता है। अब परिवार के सारे लोग उनके बेटे को ढूंढते हैं मगर सभी लोगों को निराशा प्राप्त होती है, उनका बेटा कहीं नहीं दिखता। इसके बाद यह बात गांव वालों तक फैलती है। गांव वाले भी इधर उधर देखते हैं, क्या पता बेटा किसी दोस्त से मिलने चला गया हो, इसलिए यहाँ घर पे ना हो। मगर सभी लोग ढूंढने के बाद सभी लोगों को निराशा प्राप्त होती है। उसके बाद लियाकत अली अपने परिवार के साथ जो वहाँ का नज़दीक थाना था वहाँ जाते हैं। अपने बेटे की जो लापता होने की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। अब पुलिस वाले लियाकत अली से पूछताछ करते हैं, क्या आपका बेटा जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं उससे वह खुश था? तो लियाकत अली कहते हैं कि मैंने दोनों की रजामंदी से ही शादी की, दोनों तैयार थे इसीलिए शादी की। मगर उन्होंने कहा शादी के कुछ ही घंटों पहले मेरा बेटा घर से लापता हो गया है। सर कहाँ चला गया है, आप उसका ढूंढने में प्रयास मेरा करिए और जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे को बरामद करिए। अब पुलिस वालों ने उनके बेटे आदिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पुलिस की टीमों ने जांच पड़ताल करने के लिए गांव पहुंचती हैं। गांव में हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जाती है कि कहीं कोई सबूत मिल जाए जिससे पता लगे कि आदिल कहाँ है। अब मुखबिर जितने थे उनको भी एक्टिव किया जाता है। तभी एक पुलिस वालों को जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर आदिल लास्ट बार 5:30 बजे देखा गया था 17 तारीख को।
जो कि एक बाइक पर बैठा था। वह व्यक्ति बताता है कि मैं कहीं चारा लेने के लिए जा रहा था, तभी आदिल गाड़ी के पीछे बैठा था और एक युवक गाड़ी लेकर जा रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं गाड़ी का नंबर क्या था। कहता है सर गाड़ी का नंबर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर हाँ गाड़ी के पीछे स्पोर्ट्स लिखा था। अब पुलिस वाले स्पोर्ट्स लिखी हुई बाइक की तलाश करते हैं, तभी एक व्यक्ति के माध्यम से पता चलता है कि यह गाड़ी एक इसी गांव के एक रिश्तेदार की है, जो कि अपनी उसकी रिश्तेदारी है और यहाँ पर अपने रिश्तेदार के वहाँ इसी गाड़ी को लेकर आता है। अब पुलिस वाले जैसे ही उसके रिश्तेदार के वहाँ पहुँचते हैं, उस गाड़ी के बारे में पूछताछ करते हैं तो पता लगता है यह गाड़ी उत्तराखंड के देहरादून का जो एक थाना है विकास नगर, उसी के पास गांव है कुंजा ग्राट के ही रहने वाले आरिफ की है। अब जैसे ही यह पता चलता है कुंजा घाट के आरिफ की है, और तभी जब लड़के के घर वालों को बताया जाता है कि आपके बेटे की शादी कहाँ से हो रही है, तो उनको भी बताया जाता है कुंजा घाट की रहने वाली हीना से हो रही है। अब पुलिस वालों को एक मोटा क्लू मिल चुका था। उन्होंने अब सोचा कहीं ना कहीं इसमें अब प्रेम प्रसंग का मामला ज़रूर है। अब पुलिस वाले उस युवक की शिनाख्त के लिए टीम दबिश देती है, देहरादून पहुंचती है और उसको वहां से उठाती है और उसके मोबाइल की CDR कॉल निकालती हैं, और जो उसमें 2 नंबर उनको मिलते हैं जो कि 17 तारीख के सहारनपुर की लोकेशन उनकी भी बता रही थी, और जो आरिफ थी उसकी भी लोकेशन 17 तारीख की जो कि सहारनपुर की थी। अब पुलिस वालों ने सोचा कोई हो या ना हो, मगर यह व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व ज़रूर है। अब पुलिस वालों ने जब उसको उठाया, थाने लेकर गए, कड़ाई से पूछताछ की, मगर वह पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। 1 से 2 दिन बीतते हैं, उसके बाद पुलिस वाले उसके खिलाफ सारे सबूत जुटाते हैं, और जब पुख्ता हो जाता है फिर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो एक ऐसी घटना का वह खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक युवती अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बड़ी खौफनाक वारदात को कैसे अंजाम दे सकती है। तभी आरिफ कहता है कि कुछ साल पहले मेरी हीना की दोस्ती हुई, दोस्ती जब गहरी हुई तो हम दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार कब परवान चढ़ा कि हम लोग इतना करीब आ गए कि दोनों लोग आपस में संबंध बनाने लगे, और जो कि अब हीना के घर वालों ने आदिल से उसकी शादी तय कर दी थी, और मैं इसमें असमर्थ था क्योंकि मैं अपने घर पे हीना के लिए बात नहीं कर सकता था और हीना भी अपने घर वालों से डरती थी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी और एक दूसरे का साथ न छोड़ने का वादा किया था। और इसी बीच जब हीना की आदिल से शादी हो जाती है, वह भी मुझे फ़ोन करती है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, और अगर मेरी घर वाले शादी करा देंगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। जब मैंने यह हीना से बात सुनी तो मुझे पता लगा कि अब आदिल का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी जो मेरी रिश्तेदारी सहारनपुर की थी, तब मैं अपने रिश्तेदार के वहाँ घर जाता था और मैंने एक दिन देखा आदिल सड़क पे खड़ा था। तभी मैंने उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना चालू की। मैंने उसका हाल चाल जाना और बताया कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ की तुम्हारी शादी हो रही है। तो वह आदिल बहुत खुश हुआ कि कम से कम चलो हम लोग का रिलेशन खुला, और कभी आप जब आना तो हमसे मुलाकात ज़रूर करना। अब आदिल भी यह बात जानकर हैरान था, चलो जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ कम से कम एक रिश्तेदार जुड़ गया जिसका मेरे गांव में आना जाना है। यह सब होने के बाद वह इसलिए क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं घटना को अंजाम दूंगा और जब मैं कभी आदिल को बुलाऊंगा कम से कम हमारी लोग की जान पहचान हो जाए, और क्योंकि वह आसानी से आ जाए। तभी आरिफ ने आदिल से कहा कि अब तुम्हारी निकाह होने वाला है तो मुझे एक पार्टी तुमसे चाहिए और तुम ज़रूर देना। तो आदिल कहता है जब साहब बताएं तो मैं पार्टी आपको दे दूंगा। तभी 17 तारीख की वो शाम को पहुंचता है और आदिल को फ़ोन आरिफ करता है, कहता है कि मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे अभी यहां से कहीं निकलना है, आप बाहर आ जाइए, आपसे दुआ सलाम कर लूं और फिर मैं शाम को वहीं पे मिलता हूं अपने गांव में। तभी आदिल उसको पास आता है और वह अपनी गाड़ी में बैठालता है, कहता है 2 दोस्त लोग और हैं उनसे भी मुलाकात कर लो, वो ज़रा पान की गुमटी में खड़े हैं। तभी आदिल आरिफ की गाड़ी में बैठता है और वह जंगल की ओर लेके जाता है। तो आदिल कहता है कि यह तुम गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? कहता है बस 5 मिनट का समय दो, मैं तुमको दोबारा तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। और जहाँ की आरिफ के दोस्त 2 पहले से वहाँ तैयार थे, जैसे ही गाड़ी रुकती है वो दोनों युवक आकर आदिल को पकड़ लेते हैं और
वहीं घटनास्थल पर आदिल को बारी बारी से मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी वहीं मौत हो जाती है और इसकी डेड बॉडी को उसी जंगल में छोड़कर वो दोनों फरार हो जाते हैं। जो आरिफ वो अपने देहरादून गांव चला आता है और जब पुलिस वाले उसके बयान से यह पूरी घटना सुनते हैं और पुलिस वाले अब हिना को भी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। हिना भी जो आरिफ ने घटना बताई वह भी स्वीकार करती है। पुलिस वाले तभी दोनों के खिलाफ अज्ञात धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ एक कठोर कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेजा जाता है और जिसमें एक बेगुनाह जिसको मौत की सज़ा लोगों ने दे दी, उसके खिलाफ परिवार वालों को राहत की सांस मिली, कम से कम उसके दोषियों को सज़ा मिली। आई होप कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाके कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।